मेजरमेंट पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो 5 सब्जेक्ट में यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कांटे की तरह चुभेगा। ठीक है, एकदम मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कांटे की तरह चुभता है ये सब्जेक्ट। इसका कारण है क्योंकि टॉपिक्स को क्लियर नहीं होना। चलिए खैर, इतनी सारी बातें करने से जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। हम लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़ा वो याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया, मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किए थे। फिर हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किए थे। फिर हम लोगों ने, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग यूनिट्स को पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों के पास एरर आया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को भी स्टडी किए थे। इतना स्टडी पीछे हम लोग का हो चुका है। अब क्या पढ़ना है सर? ठीक है, इतना स्टडी होने के बाद अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग भाग में बांट चुके हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे टाइप्स में हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। सर दिल्ली पॉलिटेक्निक से सिलेबस हो गया कवर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्लास 9 मैथ्स एंजल क्लासेस, सर दिल्ली पॉलिटेक्निक का सिलेबस होगा कवर। आप मेरे को अपना सिलेबस दे दे और मेरी क्लासेस तो फ्री चल रही है, आप क्लास करके देखें और अगर उसमें जितने टॉपिक्स यहाँ के बिहार के अनुसार से मैच करेंगी वो उतना आप कर सकते हैं क्लासेस। क्योंकि मैं बिहार के स्टूडेंट को स्टडी करा रहा हूँ तो उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। हाँ, लेकिन उस सिलेबस से यदि आपके सिलेबस में जितना मैच करता है वो पढ़ा दूंगा। एडिशनल 1-2 टॉपिक होगा तो मैं आपको कवर करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। पहले क्लास करके देख लो, अगर आप पहली बार आए हो तो आप क्लास करके देख लो, उसके बाद कैसा लगता है बताना। ओके, चलते हैं आगे, टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं इंस्ट्रूमेंट में जो जो बातें बोलूंगा वो करना है। अगर आपको मेजरमेंट, यानी इसको इंस्ट्रूमेंटेशन भी बोलते हैं, मेजरमेंट भी बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, बहुत सारा नाम है अलग अलग जगह पर। ठीक है, चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है सुनिएगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, एक कोई एक प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा प्रिंसिपल है सर? तो देखिए कौन कौन से इफेक्ट पे काम करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, थर्मल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे काम करते हैं, केमिकल इफेक्ट पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। मतलब मैं जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने लगूंगा या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने लगूंगा तो वहां प्रभाव किस किस, ठीक है, किस किस सिस्टम का प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सा इफेक्ट आएगा, वो मैं बताने चाह रहा हूँ। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लाइन बाय लाइन पर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट इफेक्ट। जो इनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है कोई एक इफेक्ट पे नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन सा इफेक्ट होता है सर? तो आपको बता दूं, मैग्नेटिक इफेक्ट, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस आज ही की क्लास में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल भी दिखा दूंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर आप बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैं एक बात बताता हूं, सुनिएगा। एक 2 साइड का मैग्नेट लीजिए, ऐसा मैग्नेट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, इधर एक मैग्नेट लीजिए, इधर ऐसा मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट, और यहां पर, ठीक है, मैग्नेट लेके एक कंडक्टर डाल दीजिए। पता नहीं इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप किए हैं कि नहीं, उसमें बैटरी जोड़ दीजिए। ऐसे देखिएगा, ये घूमने लगेगा बहुत तेज, अपने आप ये मूव करने लगेगा मोटर की तरह, ऐसे बहुत तेज। जितना नजदीक लाइएगा उतना तेज घूमेगा। ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसे ही हमारा केमिकल इफेक्ट होता है, ऐसे ही मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट होता है। यदि मैं मोशन में रखूं तो करंट जो है चेंज करेगा, ठीक है, फ्लक्स के अकॉर्डिंग, फ्लक्स को कट करेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा उतना, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। ये फैराडे लॉज में आप पढ़े थे। तो ये सारे के सारे इफेक्ट पे हमारे इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। यानी जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत सारे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कोई एक प्रिंसिपल फिक्स नहीं है। कोई बोलेगा कि इसी प्रिंसिपल पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काम करता है, यानी कि सबके बारे में बात कर रहा हूं, तो नहीं, फिक्स नहीं है। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे और सबके वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग होंगे। तो कौन कौन से इफेक्ट होगा, किस किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, तो उसमें से कुछ नाम मैंने यहाँ लिखा, कुछ नाम लिखा है, सब नहीं लिखा है, कुछ नाम। जैसे पहला नाम मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा नाम क्या लिखा है, थर्मल इफेक्ट। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। चौथा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। पांचवा नाम क्या है, केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ईटीसी मैंने लिख दिया, और भी इफेक्ट हो सकते हैं।
लेकिन इतने से मैक्सिमम हम लोग का इंस्ट्रूमेंट कवर अप हो जाएगा, सारे कुछ मिलेंगे। और मैंने आज बोला भी कि आज ही के क्लास में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल दिखा दूंगा, आज ही के क्लास में, ठीक है। आने वाले जस्ट टॉपिक्स में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा दूंगा। और ऐसा नहीं कि बाकी नहीं मिलने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए, हर तरह के इफेक्ट से मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को वर्क करके दिखा दूंगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हम लोग का जो वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का होता है, वो डिफरेंट इफेक्ट या डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक। इसी को अब सर इस चैप्टर से कंपिटिटिव लेवल में सुनिएगा, इस टॉपिक से कंपिटिटिव लेवल में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन फिक्स है। मैं एक अभी चार्ट दे रहा हूं, ठीक है, उस चार्ट को तो निकाल के छाप देना है दीवार में, ठीक है। वहां पर लगाए होंगे ऐश्वर्या राय का फोटो, फाड़ के फेंक दीजिए और वहां पर लगा दीजिएगा अभी हम जो चार्ट दे रहे हैं वो। अगर मैं मेरे, ठीक है, बोलने के बाद यदि आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, जिस दिन भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में बैठेंगे, और अगर उस चार्ट से एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमें फोन करके बोलिएगा सर आप गलत बोले थे, ठीक। कौन सा चार्ट है? तो देखिए जितने भी इफेक्ट हैं, किस किस इफेक्ट पे कौन सा मशीन काम करता है, उसका मैंने एक चार्ट बनाया है। देखिए वो चार्ट यहाँ पर है, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बताया हूँ, ठीक है। और वो किस उसमें एसी करंट यूज होता है, डीसी करंट यूज होता है, और उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सुटेबल होते हैं वो भी मैंने बताया। मतलब एक तरह से मैं पूरा निकाल करके जो वर्किंग प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का होता है वो मैंने ला के रख दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये चार्ट को एकदम अपने हाथ से चार्ट पेपर पे बना के और दीवार में चिपका देना है, डेली पढ़ना है। पहला सर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का नाम है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। सर क्या मैं मूविंग आयरन हम तो जानते नहीं है, चिंता मत करो, 2-4 क्लास के बाद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाऊंगा, एकदम पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके 2 टाइप होता है, ट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप, वहां पर मैं अच्छे से बताऊंगा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। अरे क्लास ले रहे हैं क्या, बोलो। अभी क्लास ले रहे हैं, रात में बात करना 10:30 के बाद। अच्छा, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है पी। अच्छा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट किस इफेक्ट पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। सुटेबल किसके लिए होता है? डीसी के लिए भी, एसी के लिए भी। ये क्वेश्चन आया था एक बार और इसमें बच्चा ऐसे कंफ्यूज्ड हुआ, ऐसा कंफ्यूज्ड हुआ वो गलत करके आ गया। और यही क्वेश्चन पूछा था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट किसके किसके लिए उपयोग किया जाता है? एसी डीसी बोथ, एसी या डीसी, नन ऑफ दीज। और वहां पर बच्चा गलती कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये जो चार्ट है ना, ये पूरे अभी लंबे क्लास का हम लोग को जो नोट्स लिखाया गया था, बहुत लंबा लिखे थे सर, उसका एक छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज है और इसको सभी के घरों में चिपका होना चाहिए, चिपका होना चाहिए। ये मैं आपको कसम दिला रहा हूँ कि आप इसको चिपकाए, सब कसम खाइए कि इसको बना के चिपकाएंगे, ठीक है। और इससे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, भेल, सेल, डीआरडीओ, पावर ग्रिड, जितने भी आपके बड़े बड़े एग्जाम है ना, सबसे इसमें एग्जाम से क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से रहते हैं। तो मूविंग आयरन मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। पीएमएमसी, पहले तो फुल फॉर्म में पढ़ लो यार, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, नोट करेगा, इसको डिटेल पढ़ेंगे पूरा एनिमेशन वीडियो के साथ, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, आगे मिलेगा इंस्ट्रूमेंट। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पे काम करता है। सर इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी थोड़ा इंतजार कीजिए। सबको मैं इंतजार करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले चैप्टरों में सबके सब मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी तुरंत बोलेगा सर तुरंत समझाओ, तो इसी टॉपिक पे हम लोग रह जाएंगे। तो धीरे धीरे चैप्टर पे आने दीजिए। ऐसे ऐसा नहीं कि आप इफेक्ट नहीं जानते हैं, कोई बोलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट हम नहीं जानते हैं, कोई केमिकल इफेक्ट नहीं जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तार में करंट जाता है तो उसमें हीट जनरेट होता है। केमिकल इफेक्ट नहीं जानते, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है, एकदम पढ़े, लेकिन चैप्टर आने दीजिए, मैं अच्छे से याद दिलाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट ये भी काम करता है, उसका नाम क्या है? डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट हुआ। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है और ये एसी पे काम करता है। तो साथ में देख लीजिए किस किस
करंट के लिए सुटेबल है, किस किस सिग्नल के लिए सुटेबल है, एसी सिग्नल के लिए, एसी डीसी दोनों पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, थर्मल इफेक्ट पे काम करता है और डीसी एसी दोनों पे सुटेबल है, मतलब इसमें डीसी भी दे सकते हैं, एसी भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर, ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का नाम है, केमिकल इफेक्ट पे काम करता है और डीसी पे काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करता है, डीसी एसी दोनों पे काम करता है। और इधर तो मैंने छिपा दिया, अरे ये किन किन इंस्ट्रूमेंटों में यूज होता है, तो मैंने लिखा है आमीटर, वोल्ट मीटर। ये देखिए डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट वाट मीटर में यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और कुछ नया नाम है, हाँ देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर जो है, एम्पियर आवर मीटर, जो कि हमारे घरों में मीटर लगता है ना बिजली का, उसमें यूज होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी इन सब का पूरा समझ नहीं आया होगा कि सर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दिए, ये इफेक्ट का नाम लिख दिए, ना तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं ना तो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे आने अभी चैप्टर शुरू होने लगेगा, एक एक इफेक्ट आते चला जाएगा, एक एक इंस्ट्रूमेंट आते चला जाएगा। पीएमएमसी बहुत डिटेल आ रहा है और एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है। अगर पीएमएमसी एग्जाम में नहीं आया तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पीएमएमसी आता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का क्वेश्चन एकदम छपा है, वो फिक्स है। कुछ चीजें ऐसी है ना जिसको कि इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले समय में मिलेगा। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से देखिए। हाँ, आगे चल के भारती सर बोल रहे हैं, नहीं रहेगा तब पूछेंगे सर से, ठीक है, पूरा याद कर जाओ। हाँ, आगे बढ़े सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी हम लोगों ने आज का टॉपिक क्या पढ़ा, मैं बहुत धीरे धीरे ले जाऊंगा यहाँ से, एकदम धीरे धीरे, कुछ दूर तक, उसके बाद गाड़ी को 2 गियर 3 गियर में दौड़ा दूंगा, लेकिन कुछ दूर तक मैं एकदम स्लो रहूंगा। पहला आज मैंने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किन किन प्रिंसिपलों पे वर्क करता है, तो इस चार्ट में पता चल रहा है कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है, थर्मल इफेक्ट पे काम करता है, केमिकल इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करता है। अच्छा, इन सब इफेक्टों के लिए कौन कौन सा सिग्नल दिया जाता है और किन इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया जाता है, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मतलब अगर मैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा हूं तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है और इसमें एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल दोनों दिया जा सकता है, ये दोनों सिग्नलों पे काम करता है। अब ये मत पूछिएगा सर कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, अब ऐसे पूछिएगा तब तो फिर मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, वही वाला बात हो गया, सर हमको आप भी मतलब ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे, एप्पल जानते हैं लेकिन ए क्या होता है नहीं पता है, एसी डीसी बढ़िया से पता है, नहीं है पता, फिर भी नहीं पता है तो आप हमसे क्लास के बाद रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं एसी डीसी पे बहुत अच्छा लेक्चर्स बनाया हूं, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, यहां तक क्लियर, अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए, इजाजत है अगले टॉपिक पे, एकदम अगले टॉपिक पे आते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, यहां तक मैं ठीक है, जल्दी से ये लाइन भी लिखना है सर, एकदम लिख दीजिएगा, काहे नहीं लिखिएगा, ठीक है। बाय भारती सर, भारती सर बोले हैं इसमें से एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, लिख दीजिएगा एकदम, ठीक है, ताकि आपको याद आते रहे जिंदगी भर तक कि इसको हमेशा एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के जाना है, इस पिछला वाला टेबल को, इसलिए लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो याद ही नहीं रहेगा। यस, ठीक, आइए चलिए, तो अब आ रहे हैं हम लोग एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, याद आया? हाँ याद आया, एक लड़का बोलता हाँ याद आया, ठीक है, ऐसे भी आप भी ऐसे ही बोल रहे होंगे। एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट था, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट था और एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट था। तो मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की पहले पढ़ाई करा रहा हूँ, ठीक है, बाद में आगे के चैप्टरों में मैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा, ठीक। तो पहले हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल रिक्वायरमेंट को बताइए। यदि यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रिकल देखते हैं तो उसका लास्ट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का भी लिखा हुआ है। तो दोनों ब्रांच वाले को मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के अंदर से है। कुछ चीजें सिलेबस में नहीं होती हैं, जैसे ये सिलेबस में नहीं था, ये वाला सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़े नहीं, मेजरमेंट में बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, सब चीज निकाल के आपको मैं दे रहा हूं। चलिए, तो आइए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। सर पहला, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलिंग टॉर्क के 2 टाइप मिलेंगे, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, और डैम्पिंग टॉर्क 2 तरह से मिलेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। हाँ, ये हो गया पहला, ठीक है,
यहाँ से पहला एसेंशियल रिक्वायरमेंट, दूसरा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अभी इसके जस्ट पहले मैंने बोला था कि देखिए मैं इस चार्ट में पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आगे पढ़ाऊंगा, बोला था ना। अब देखिए आ गया, अभी आ गया मेरे अगले टॉपिक का एक मेरा ओवरव्यू मैंने यहाँ पर रखा है कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉर्क के बारे में बताऊंगा, जितने तरह के टॉर्क होते हैं एकदम बढ़िया से धीरे धीरे समझाऊंगा। उसके बाद जब टॉर्क खत्म हो जाएगा तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को समझाऊंगा, जिसे एमआई इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट और रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट में पढ़ाऊंगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये आने वाले ठीक है क्लासों का एक चैप्टर का ओवरव्यू हुआ, टॉपिक का ओवरव्यू हुआ कि इतने सारे टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। तो पहला मैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट में टॉर्क के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके बारे में टॉर्क, इसके बिना हम लोग कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। जब भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंचिएगा तो इन तीनों टॉर्क को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आजकल की दुनिया ठीक है जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं उससे दूर हो गई है। कैसे? तो सर आजकल जितना भी डिवाइसेस हम देखते हैं उसमें इस तरह के टॉर्क वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज ही नहीं होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया डिजिटल है। हम लोग डिस्प्ले पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं बाबू? डिस्प्ले सिस्टम पे। यस, हम लोग ये जो हम पढ़ाने वाले हैं ये सिस्टम कहाँ यूज होता था? तो ये सिस्टम यूज हुआ करता था जब हमारे पास इस तरह का कांटा बना रहता था, इस तरह का, ठीक है, यहाँ कांटा रहता था और ऐसे यहाँ ऐसे रहता था, ऐसे इसको बांटा रहता था इस तरीके से। याद आ रहा है? हाँ सर। अरे सर ये तो स्टेबलाइजर में भी रहता था, और ठीक है जहां भी मीटर लगा रहता था वहां इस तरह का रहता था, और ये कांटा घूमता था बहुत ज्यादा, इधर गया कभी इधर आया, कभी इधर गया कभी इधर आया। ठीक है, तो इसी कांटे को मूव कराने के लिए हमें तीन टॉर्क, और ये मीटर का एक किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर का एक पार्ट है। सर ऐसे ही कैसे घूम जाता है? हम भी यही सोचते थे कांटा। मीटर में कांटा लगा हुआ है, वो 2 एम्पियर नापा या 3 एम्पियर नापा या 4 एम्पियर नापा, उसको कैसे पता चलता है? उस कांटा को, उस नीडल को, ठीक है, उसे पॉइंटर बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? पॉइंटर, आगे पढ़ाऊंगा। तो पॉइंटर को कैसे पता चलता है कि हमें 2 एम्पियर नापना है? 2 पे जाके रुक जाता है। 3 एम्पियर देंगे तो 3 पे जाके रुक जाता है। तो क्या ऐसा होता है हमें समझना है। कहना क्या चाहते हैं सर? तो अगला पेज में हम लेके दिखाते हैं। अगले पेज कहाँ? आइए देखिए, हम देखिए ये फोटो पे लेके आए। इसी तरह का यहाँ पर एक मीटर बना होगा और ये निडल है। ठीक, इस निडल को पता कैसे है कि हमें कितना दूर तक जाना है? ठीक है, आप बोलिएगा सर टॉर्क उतना ही देंगे तो उतना ही दूर तक जाएगा। अरे नहीं, देखिए ना, इसी को तो समझना है। इन्हीं एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने तरह के टॉर्क लगते हैं, इन तीनों को समझना है। तो कुल मिला के 3 तरह के टॉर्क लगते हैं। आगे चल के मैं बताने वाला हूं तीनों टॉर्क को। आइए तीनों टॉर्क का नाम सुनते हैं। पहला नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। सुनिए, ठीक है, ये तो इसके अनुसार से देखिए, यहाँ रिस्टोरिंग टॉर्क गलत लिख दिया है मैंने, अलग दिखा रहा हूँ, इसको पढ़िए। तो कितने तरह के टॉर्क यूज होते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसे टीडी कहते हैं। याद रखिएगा क्या? टीडी, टी कैपिटल डी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैपिटल डी, या इसे ऑपरेटिंग टॉर्क भी कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं किसी किसी किताब में, जैसे मैं जेबी गुप्ता की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था ऑपरेटिंग टॉर्क, और जो एके सोनी की किताब है उसमें लिख रहा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आप दोनों नाम याद रखें, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क। अच्छा, कंट्रोलिंग टॉर्क का को टीसी से डिनोट करते हैं और इसे रीस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। और सुनिएगा, ठीक है, लास्ट है डैम्पिंग टॉर्क, इसे टी डी, छोटा डी से डिनोट करते हैं। छोटा डी, ये कैपिटल डी है, छोटा डी है, ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें नोटेशन याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं इतने लंबे लंबे नाम नहीं लिखने वाला, मैं छोटे उसके नोटेशन को यूज करके आगे काम करूंगा। तो ये 3 तरह के टॉर्क मैं यूज करने वाला हूँ। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के 3 टॉर्क होते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट 3 टॉर्क्स के सामने आ रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मैंने लिखा नहीं, आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पहले पहले लिख देता है अब बिना याद किए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है। एग्जैक्टली उन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, क्रिटिसाइज करने वाले स्टूडेंट होते हैं। फिर भी ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, लिखना इसलिए है क्योंकि अगर ये इमेज मैं पहले नहीं डाल के रखूंगा तो इसको निकालने में मैं जाऊंगा ब्राउजर में, वहां मैं डालूंगा, फिर उसमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट करूंगा, तो वो टाइम टेकिंग होगा। तो मैं पहले इमेज बना लिया, हाँ 2-4 लाइन का एक डेफिनेशन है, मैं इसको आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करें। ठीक है, अगर ऐसा होता तो लाइव तो आ ही नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं होती लाइव आने का, अगर उस तरह का बात सोचिएगा।
ठीक है, एक बच्चे बोल ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं बोलने वाले अभी क्योंकि कमेंट कर रहे हो, सामने तो हो नहीं, सामने जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हाँ सर हैं, वहां पर दूसरा हो जाता है और आप दूर हैं, कुछो लिख सकते हैं। अभी आप तो यार टैप टिप एकदम ऐसा ऐसा कमेंट लिखता था जब बच्चे ज्यादा पढ़ते थे उस समय। ठीक है, कभी कभी तो लगता था कि बचपन लोग को कोई अथी नहीं है। हाँ सर, मेजरमेंट का क्लास ज्यादा करके लीजिए ना। हाँ ठीक है, एकदम एग्जाम। आइए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पहले डेफिनेशन क्लियर कर लें, डेफिनेशन क्लियर कर लें। मेरे मेरे नोट्स से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ पहले। ओके, पहला डेफिनेशन, मेरा डेफिनेशन शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन क्या कहता है, सुनिएगा। आइए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसे टीडी कहते हैं। दिस टॉर्क इज essential. This torque is essential for moving the pointer from its zero position या इसी जीरो पोजीशन को इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन, जीरो पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, जीरो पोजीशन बाय यूटिलाइजिंग different physical effect, ओके बस इतना ही डेफिनेशन लिखना है, बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है। मैं एक एक करके धीरे धीरे डेफिनेशंस को समझाऊंगा, आराम से समझिएगा कह क्या रहा है। यह एक प्रकार का टॉर्क है, टॉर्क का परिभाषा लिख के उसको एक्सप्रेशन को पूरा ड्राइव करूंगा, वेट कीजिए। These torque is essential, ये बहुत जरूरी टॉर्क है। क्या करने के लिए? मूविंग द पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, इसी पॉइंटर जो कांटा दिख रहा है। अच्छा एक बात बताना भूल गया, आगे चल के पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। ये कांटा जो बना होता है एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? एल्युमिनियम का। क्यों बनाते हैं सर एल्युमिनियम का? हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए इस कांटा को, ठीक है, एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ठीक है, तो हल्का होने के लिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा भारी कांटा रखूंगा तो क्योंकि जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो बहुत, यहाँ लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा। लोडिंग इफेक्ट आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, दिस टॉर्क इज एसेंशियल फॉर मूविंग द पॉइंटर फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। सुनिएगा, क्योंकि कांटा यहाँ पर मान लिया जीरो पोजीशन डाला हुआ है, यहाँ पर कांटा का जीरो पोजीशन डाला हुआ है, देख लीजिए ये जीरो पोजीशन है, तो कांटा यहाँ होगा। ठीक है सर, अब इस कांटा को मैं आगे के किसी पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे भेजना है हमें। तो कहां से स्टार्ट करना है? जीरो पोजीशन से स्टार्ट करना है। तो जीरो पोजीशन पे ये कांटा खड़ा है, तो इस कांटा को क्या कीजिएगा आप? डिफ्लेक्ट करवाइएगा। क्या करवाइएगा? डिफ्लेक्ट। तो ये कांटा यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ये कांटा यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। अपने आप डिफ्लेक्ट नहीं होगा सर, अपने आप डिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाँ कि हाँ, जहाँ भाई तुम चल जाओ, ऐसे बोलिएगा तो नहीं जाएगा। ऐसा होता तब तो हम बोलिए के कर लेते सारा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम लोग ने क्या लिखा है? बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट। यहाँ पर वर्ड को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। यूटिलाइजिंग डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इफेक्ट? फिजिकल इफेक्ट का मतलब, जो अभी मैंने ढेर सारे इफेक्ट बताए उनका नाम मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ, कौन कौन से इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। सर, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। जो इफेक्ट का नाम मैंने बताया, इन इफेक्ट का प्रयोग करके मैं किसी भी पॉइंटर को जीरो पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो भाई जो ऐसे ही नहीं चल जाएगा, उसके लिए टॉर्क जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कांटा है, बोलेंगे भाई दूसरा पोजीशन पे जाओ, तो मेरी बात तो सुनने वाला नहीं, तो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके भेज दूंगा इसे। सर कैसे भेज दीजिएगा? कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, मैं अभी बताने वाला हूँ, एकदम आपको पूरा एक्सप्रेशन निकाल के दिखाऊंगा। हीटिंग इफेक्ट से भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट से भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट से भी होता है। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसमें हम फोर्स या टॉर्क फोर्स जनरेट करते हैं और, ठीक है, डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। चलिए, तो इतने सारे फिजिकल इफेक्ट यहाँ पर लेंगे, इतने सारे में कोई भी फिजिकल इफेक्ट हम ले सकते हैं।
आइए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, आइए हम लोग के पास आ गया। तो हम लोगों ने क्या बोला, ढेर सारे फिजिकल इफेक्ट का प्रयोग करके हम जीरो पोजीशन वाले, ठीक है, निडल को या पॉइंटर को किसी दूसरे पोजीशन पे ले जाते हैं। सर पूरा नहीं हुआ, ये तो खाली डेफिनेशन हुआ, इसको डेराइव भी करते हैं। तो हाँ एकदम डेराइव करते हैं, बहुत अच्छे से इसको डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए डेरिवेशन करते हैं आपके सामने में। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट लेते हैं, आराम से चलिएगा, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक बैटरी जोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं एक रेसिस्टेंस ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक मीटर बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस तरीके का मैं एक मीटर बना रहा हूँ। यही है आमीटर या वोल्ट मीटर, जो मीटर बोलिएगा आप, करंट नापता है तो आमीटर समझ लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, इस तरीके से काट मीटर बना दे रहा हूँ, कैलिब्रेटेड स्केल बोलते हैं इसे हम लोग, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ एक निडल बना दीजिए। ये निडल यहाँ जीरो पोजीशन पे है, ठीक, और इसी जीरो पोजीशन वाले निडल को, इसी जीरो पोजीशन वाले निडल को धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ठीक, यहाँ तक चला गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ गया, इसी को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसे कहते हैं टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सर सॉरी सॉरी, कैपिटल लेटर में यूज करना है, ठीक है, टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यस, यही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ से यहाँ जाएगा। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फिजिकल इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है केमिकल इफेक्ट हो सकता है हीटिंग इफेक्ट हो, बहुत सारे इफेक्ट काम करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पर कौन इफेक्ट काम कर रहा है अभी नहीं पता, क्योंकि मैं मशीन के अंदर तो घुसा नहीं हूं। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट का, ठीक है। अभी मैं अंदर ले जाऊंगा, बोलूंगा देखो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, और मैं ये निडल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाने के लिए दिखाऊंगा। सर मैग्नेटिक इफेक्ट से चलते हैं, उस पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो सर अब बताइए, सबसे पहले सुनिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि आमीटर है, क्या है, आमीटर है, क्योंकि किसी रेसिस्टेंस के सीरीज में जो मीटर लगा होता है वो आमीटर है और वो करंट नापता है। मान लीजिए, बाद में वोल्ट मीटर आमीटर जो नाम देना हो देते रहिएगा, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट का बैटरी है और ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है। तो बताओ यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा, जल्दी से बताओ, ये तो सब बना पाएगा, जल्दी से बताओ इसमें करंट कितना, 10 ओम रेसिस्टेंस, 10 वोल्ट बैटरी, तो यहाँ पर करंट कितना नापेगा। करंट अगर मान लो ये करंट नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो कितना करंट नापेगा, जल्दी बताओ, यानी कटवा कहां तक जाएगा, कितना एम्पियर नापेगा, जल्दी बताओ जल्दी। यस, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ से I बराबर निकलेगा V बाई आर, यहाँ से निकलेगा 10 बाई 10 बराबर 1 एम्पियर। इसका मतलब ये 1 एम्पियर करंट मेजर करने वाला है। लेकिन 1 एम्पियर करंट मेजर कैसे करेगा सर, कटवा 1 एम्पियर तक कैसे जाएगा, इसको कोई बोलने वाला होगा यहाँ तब ना। यही तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है कि ये कांटा एक एम्पियर तक ही जाके क्यों रुकेगा, ठीक है। तो इसमें जो टॉर्क लग रहा है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को डिटेल समझते हैं। तो अब सुनिए, यहां पर मैं आपको इसके अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर चलेंगे, यहां पर स्कैन कीजिए, फोकस कीजिएगा तो पता चलेगा। देखिए फोकस कीजिएगा तो देखिए क्या दिखेगा, ये देखिए ऐसा दिखेगा, ठीक है। वहां मशीन के अंदर घुस रहे हैं, मशीन के अंदर ऐसा दिखेगा, ठीक है। वो तो हम खाली ऊपर ऊपर कांटा बना दिए, शीशा में हम लोग को कांटा दिखता है जिसमें कटवाई से ऐसे होते रहता है, ऐसा दिखता है। सर ऐसा में क्या है, एक साइड नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल है, और एक साइड क्या है, साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल किस में होता है, तो मैग्नेट में होता है। तो चलिए सर आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, ठीक है, इधर नॉर्थ पोल लिख दीजिए, इधर साउथ पोल लिख दीजिए, और इधर आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाइए, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ये मत कहिएगा कि सर नहीं सर ये ऐसा नहीं होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आप इसको बोलते हैं, आप बहुत अच्छे से सब जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। अब एक लड़का बोला सर इसका एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक कोई कंडक्टर, कंडक्टर समझते हैं, ठीक है, कोई भी चालक, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, या अगर आप हमसे ट्रिपल ई पढ़े हैं तो वहां भी देख सकते हैं, या इस तरह के एक टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। देखिए यहाँ पर मैं एक 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 कंडक्टर ले रहा हूँ, कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक लूंगा, इसको मिटाइए ऊपर, इतना दूर नहीं लेंगे क्योंकि इतना दूर मेरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। एक कंडक्टर ले लिया, देखिए बाबू एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई कितनी है पहले बता दीजिए। तो कंडक्टर की लंबाई मैं ले रहा हूं L लेंथ का,
एल मीटर या एल सेंटीमीटर, तुमको मीटर में ही लेते हैं तो एल मीटर, एल सेंटीमीटर। दूसरा, यह जो कंडक्टर है इस फ्लक्स के साथ, फ्लक्स लाइन ऐसे जा रहा है देख लीजिए तो, और ये कंडक्टर लाइन ऐसे जा रहा है ना, हाँ सर जा रहा है। ये दोनों जो है एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, यस सर थीटा एंगल बना रहा है। यदि ठीक है, ये जो कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा और मूव कराइएगा, इसको मूव कराइए ना ऐसे ऐसे, जैसे ही मूव कराइएगा तो इसमें एक फोर्स जनरेट होता है। कौन बताएगा इस फोर्स का मान, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए फोर्स का मान, कितना फोर्स जनरेट होता है, जल्दी से लिख के बताइए हम आपसे, ठीक है। ओके ओके, जल्दी से बताइए, कोई बात नहीं। आकाश जी ध्यान से देखिए क्लास को, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम बताइए, हमारे इसको बताइए कि एक कंडक्टर है, एल लेंथ का कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पर फोर्स कितना जनरेट होता है, जल्दी से फॉर्मूला बताइए, जल्दी से फॉर्मूला बताइए, जल्दी से। और मेरे को जहां तक याद है, लगता है आप लोग नहीं लिख रहे हैं कमेंट्स, तो मैं आपको अब नहीं पता होगा, जल्दी से बताइए ये कितना फोर्स जनरेट करता है। तो इसके लिए फोर्स जनरेट करता है बी आई एल साइन थीटा। याद कर जाओ बाबू, ये आपको पहले पढ़ाया गया है, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो अब जानो, ठीक है। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि इस कांटा के अंदर, सॉरी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है आमीटर, जो 1 एम्पियर करंट नाप रहा है, वो जीरो पोजीशन से किसी खास पोजीशन पे जाने में, ठीक है, जाने के लिए जो टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क कितना कैसे आया वो मैं बताने जा रहा हूँ, टॉर्क निकाल के सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टॉर्क के लिए पहले हमको इसके अंदर जाना होगा कि अंदर में क्या सेटअप होता है। तो अंदर में हम मैग्नेट का सेटअप लेके चल रहे हैं, जैसा कि मैंने पीछे फोटो दिखाया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल और ऐसा रहता है। ये स्प्रिंग के बारे में ही बताऊंगा, चिंता नहीं करें, ये स्प्रिंग क्यों लगा हुआ है, ये पॉइंटर कैसे घूमता है, घूमने वाले को रोकता कौन है, सारी चीजें आ रही हैं, आप चिंता नहीं करें, एक एक करके पहले चलें। तो सबसे पहले मैं इस निडल को पार करने के लिए जो यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है उसी का यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और एक मेरे पास एक कंडक्टर ले रहा हूँ, इसका लेंथ एल है और थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें जो फोर्स जनरेट होगा उसका नाम होगा बी आई एल साइन थीटा होगा। अब कंडीशन स्पेशल केस, चलिए क्या सर स्पेशल केस, मान लिया कि ये जो कंडक्टर है, ये जो आपके पास एल लेंथ का कंडक्टर है, इसको मैं परपेंडिकुलर रखूंगा ऐसे, अरे ऐसे रखेंगे जी, फ्लक्स लाइन से 90 डिग्री पे। तो स्पेशल केस में थीटा बराबर यदि 90 डिग्री लोगे तो यहाँ फोर्स जो है मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा, सही बात है, और हम मैक्सिमम फोर्स पे ही कैलकुलेशन करते हैं। हाँ सर, क्योंकि अगर मैं इसको पैरेलल रखूंगा तो जीरो आ जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो तो फोर्स का मान जीरो, लेकिन अगर मैं इसको 90 डिग्री रखूंगा तो साइन 90 का मान 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा, ये तो सब जानता है। तो सब क्या होगा, बी आई एल साइन 90 डिग्री, ठीक, और साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से फोर्स का जनरेट हो जाएगा बी आई एल, यस सर बी आई एल। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, तो फोर्स निकला सर, टॉर्क निकालना है आपको। अरे वेट करो ना, टॉर्क भी निकालते हैं, आपको एकदम धीरे धीरे चलना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, इसको घेरिए, सॉरी थोड़ा ऊपर आ जाओ जी, तुम इधर आ जाओ साइड में। चलिए, तो F बराबर बी आई एल आपके पास कैलकुलेट हो गया। ओके, अब हम लोग को टॉर्क जनरेट करना है, कितना टॉर्क बन रहा है, तो टॉर्क का परिभाषा बताइए सर, ठीक है। ओके, थोड़ा और थोड़ा कर देंगे नीचे तो थोड़ा तरीके, उल्टा पुल्टा हो गया जी, रहने दो इतना ही, ठीक है। उसको हम थोड़ा छोटा कर रहे थे कि आपका जो है जगह बन जाए, हाँ इधर हो जाएगा तो अब यहाँ लिखने में आसानी होगी। हम लोगों को टॉर्क जनरेट करना है, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कौन कौन जानता है जी, लो, टॉर्क बराबर क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब पढ़ा है इसको, है ना जी, यस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम टॉर्क कहते हैं, क्या मैं सही हूं, ठीक है। जितना भी टॉर्क पढ़ते हुए आए हो, मैकेनिक्स पढ़ के आए हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको सर बताए होंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, हाँ जी। और ये जो टॉर्क हम अभी निकालने जा रहे हैं, इसी टॉर्क का नाम यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लेंगे, क्योंकि मैं डिफ्लेक्शन टॉर्क पढ़ने जा रहा हूँ, डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए ही मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि डिफ्लेक्शन यहाँ शो कर रहा है, तो यहाँ टॉर्क के लिए हम लिखेंगे टी डी,
डिफ्लेक्शन टॉर्क, क्या लिखेंगे, टीडी। सर फोर्स कहां से लाएंगे, तो देखिए मैंने फोर्स कैलकुलेट किया, मैक्सिमम फोर्स बीआईएल, अगर डिफरेंट एंगल पे होता तो बीआईएल साइन थीटा लेते, लेकिन हम मैक्सिमम फोर्स लेंगे तो यहां लिखेंगे बी आई एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोटा डी मान सकते हैं आप, ये छोटा डी लेके चले, यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया बाबू, बी आई एल इंटू डी। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का बोला हमको ना ये तीनों के तीनों समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तीनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम बोले चलो बताते हैं, बी को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, याद रखो क्या, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आज जाके सब पढ़ेगा ट्रिपल ई, ठीक है, इसे हम लोग आगे चल के 5/A से डिनोट करते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, अगर पढ़े हो तो ठीक। आइए आई, आई बराबर मतलब, ठीक है, करंट 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 फ्लो इन अ सर्किट, करंट फ्लो, देखिए इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, तो 1 एम्पियर, करंट फ्लो इन सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वही करंट के बारे में बात कर रहे हैं। एल का मतलब हो गया कितना लंबा कंडक्टर आपने लिया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या लिख रहे हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और डी का मतलब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताए ही हम आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो इसका मतलब चारों के चारों पॉइंट का नाम समझ में आ गया, ऐसा नहीं कि आप इन चारों को नहीं जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। और अगर थीटा के बारे में बात करें तो ये फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स लाइन होगा उसके साथ कंडक्टर कितना एंगल बनाएगा, उसी को, उन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, तो ये थीटा हो गया। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, बी आई एल डी। आगे चल के सुनो, ये फॉर्मूला को नोट करके रख लो, आगे न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है कि इससे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, बी आई एल डी, बी आई एल डी, B magnetic flux density, I current flowing in the circuit, L length of the conductor and D is the perpendicular distance। अगर सबका मान पता रहेगा एक बड़ा सा क्वेश्चन में, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आराम से निकल जाएगा। रुकिए अभी, अरे खत्म नहीं हुआ, आराम से चल रहे हैं, मैं एकदम धीरे 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 ले जा रहा हूँ। अच्छा दूसरा पेज एकदम ले लेंगे, दूसरा पेज में ना ये चीजें फिर उधर लिखनी पड़ेंगी, तो इसलिए नहीं दूसरा पेज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। F बराबर बी आई एल मैक्सिमम, चलिए बढ़िया, ठीक है। आगे सुनिएगा, थोड़ा सा मैं यहीं पर बनाऊंगा क्योंकि दूसरे पेज में जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, हाँ जी। और इसको भी थोड़ा छोटा कर लें, ये जगह यहाँ पर बेकार, इधर थोड़ा जगह ले रहा है, तुम साइड हो जाओ, थोड़ा छोटा होकर के साइड हो जाओगे तो अच्छा रहेगा, पूरा जगह मिलेगा। आइए सर, तो अब सुनिएगा, ये टी डी बराबर बी आई एल डी हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने क्या डिराइव किया, टी डी बराबर बी इंटू आई इंटू एल इंटू डी। अच्छा अच्छा बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये आया कहां से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आया कहां से होगा, चुंबक से, सर चुंबक से, अरे फोटो देखिए ना, इसी चुंबक से ना आया है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबक बदल रहे हो क्या, चुंबक तुम चेंज कर रहे हो, तो नहीं सर, चुंबक तो हम एक बार लगा दिए, एक बार लगा दिए मतलब इसमें से जितना फ्लक्स निकलेगा वो तो फिक्स होगा। हम कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं सर, हम कहना चाहते हैं क्या बी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिक्स, तो हाँ सर फिक्स है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लक्स एकदम फिक्स निकल रहा है। सर आई एल के बारे में बताइए, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो लेंथ है बार बार बदल रहे होगा, कभी छोटा कर रहे हो कभी बड़ा कर रहे हो, मशीन के अंदर तो घुस के छोटा बड़ा तो करते नहीं है, वो तो एक बार कंडक्टर हम लोग ले लिए जितना लंबा वो फिक्स होगा, हाँ सर ये भी फिक्स होगा। और डी डिफ्लेक्टिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी फिक्स होगा, अंदर मशीन बना दिए एक बार, वो डिस्टेंस जितना भी लेना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी फिक्स। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, बी मेरा कांस्टेंट है, डी मेरा कांस्टेंट है और एल मेरा कांस्टेंट है, ठीक से सुनिएगा, बी मेरा कांस्टेंट है, एल मेरा कांस्टेंट है और डी मेरा कांस्टेंट है। चेंज कौन होगा, चेंज कौन होगा, करंट। कैसे चेंज होगा, अरे करंट कैसे चेंज होगा, सर्किट को देखो, इस सर्किट को, यहाँ 10 ओम का रेसिस्टेंस लगाए, यहाँ 10 ओम का रेसिस्टेंस लगाए, ठीक है, 10 ओम 10 ओम, तो यहाँ करंट आया था 1 एम्पियर, यहाँ पर लगा देते 20 ओम का रेसिस्टेंस तो आधा एम्पियर हो जाता, यहाँ लगा देते 50 ओम का तो 1/5 एम्पियर आ जाता, ठीक। तो इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, करंट का मान रेसिस्टेंस के अनुसार से चेंज करेगा। तो सर यहाँ सुनिए, यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है। यहाँ से टी डी ऐसे कर सकते हैं, टी डी बराबर बी
एल डी आई, बी देखो बी एल डी और आई को अलगे कर दिए, ठीक है। तो टी डी को क्या लिख रहे हैं, टी डी बराबर इतना को एक कांस्टेंट जी दे रहे हैं और आई लिख देते हैं। यस, इसी को नाम दिया जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आगे चल के गैल्वेनोमीटर पढ़ाएंगे बाबू, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। फिलहाल कांस्टेंट रखो ना, जी इतना को कांस्टेंट मान लीजिए जी, आगे चल के इसी का नाम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आएगा। और अच्छा, ये कांस्टेंट हटाओ, पहले लगाते थे तो कांस्टेंट हटाओ, तो कांस्टेंट जैसे ही हटाएंगे सर, तो आप लोग ही पढ़ाए हैं, कांस्टेंट हटाने से प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है, समानुपाती और आई। तो आज के बाद याद रखना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, तो यही हम लोग छठे पेज में थे, यहीं पर हम आपको पढ़ा रहे थे टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा वो सुनिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो चीजें हमें बताई जा रही हैं वो दिमाग में घुसा या नहीं घुसा। एग्जाम में मेरे को कलम चलना चाहिए। और देखो एक और बात बताता हूँ, मैं अपने समय की कहानी सुनाता हूँ। मैं जब पढ़ता था ना, तो मेरे को लगता था अरे सब तो आसाने हैं, समझ आ जा रहा है। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, ठीक है, हम अपने आप को तेज समझते थे और सब बना लेंगे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठता था तो कलम जो है मेरा चलता ही नहीं था। मैं सर से बोला कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो बोले तुम ओवर स्मार्ट बन गए, ठीक है, तुम समझ तो गए लेकिन तुम इसको प्रैक्टिस नहीं किए घर में जाकर, क्योंकि जो चीजें समझे हैं उसको लैंग्वेज में लिखने के लिए प्रैक्टिस करना होता है एक बार। यदि अपने हाथ से एक रफ पेज में तुम या रफ कॉपी में तुम चेक कर लेता, बना के खुद से चेक कर लेता, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाता। तब उसके बाद से मैं हर चीज को पढ़ने के बाद एक बार रफ पेपर पे लिखने की कोशिश करता हूँ, खुद जितने सर बताए उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। और जब हो जाता है लगता है हाँ चलो एग्जाम में लिख पाएंगे। अभी लग रहा है सर पढ़ा रहे हैं, बहुत समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी ऐसे लगता था। इस बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो बातें मेरी बात जो समझ रहे होंगे ना, तो बहुत अच्छे से अगर ग्रैब करिएगा तो बहुत अच्छे से आगे पढ़िएगा। तो चलिए, तो आज मैंने पढ़ाया कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो कैसे होता है और कितना होता है, कितना होता है, तो BILD होता है। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किया। तो सर कोई दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है? अरे बहुत सारा इफेक्ट होता है, मैं शुरू में ही बोला था, शुरू में ही बोला था मैंने कि आपको बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किए। मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत फेमस है इसलिए यूज कर लिए, आसान है इसलिए यूज कर लिए। कोई और भी इफेक्ट तो आने वाले इंस्ट्रूमेंट में और भी इफेक्ट मिलेंगे, आप चिंता नहीं करें। अभी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वेट कीजिए, सब में इफेक्ट आएगा। ठीक, तो फिलहाल हम एक इफेक्ट में बताए आपको, लेकिन रुको अब कहानी आगे शुरू, आगे की कहानी बढ़ते हैं, थोड़ा रुको अभी। जैसे ही कांटा आगे बढ़ा, कांटा क्या किया, टॉर्क जब लगा, तुमको जब धक्का दिए तो कटवा जो है ना एकदम अंतिम पोजीशन पे चल गया। लो, ये तो बड़ा टेंशन हो गया सर। हम इसको बोले 1 एम्पियर में रुकना है तो ना नहीं रुका, एकदम अंतिम पोजीशन पे चल गया। तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि यदि मैं टॉर्क लगाऊंगा तो टॉर्क लगाएंगे आगे तो आगे की चल जाएगा, लेकिन हमें तो बीच में रोकना है। अरे बीच में रोकना है जी यहाँ पर, इसका मतलब उधर से एक और टॉर्क लगने वाला भी होना चाहिए ताकि उसको ये अपोज करे, तब ना बीच में रुकेगा। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरे को कोई धक्का दिया तो हम वो कोना में जाके सट जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन हमें बीच में खड़ा करना है, तुमको ऐसा टॉर्क लगाना है कि हम बीच में खड़ा हो जाएं। तो तुम तो धक्का मार दिया, ठीक है, तो हम कहाँ जाके गिरेंगे पता तो है नहीं, कितना टॉर्क लगाया और लगा के चल गए सीधी दीवार में। लेकिन तुमको अगर ये समझ आता है कि अच्छा इधर से एक टॉर्क लगाते हैं और उधर से भी एक टॉर्क हम अपोज कर देते हैं, ठीक है, यदि दोनों टॉर्क को बराबर कर देंगे तो ये बीच में आके खड़ा हो जाएगा। यस, यही अब अगला टॉपिक हमारा आएगा, दूसरा टॉपिक, उसका नाम है कंट्रोलिंग टॉर्क। यस, कंट्रोलिंग टॉर्क से मैं जिस पोजीशन पे चाहूंगा पॉइंटर को रोक पाऊंगा। तो अगला टॉर्क हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। पहले इतना दूर में जिसको जिसको समझ आया बताइए, हाँ सर समझ आया, नहीं है सर समझ नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए बच्चा, अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं देन ठीक है, लेक्चर को शेयर कीजिएगा। नहीं अच्छी लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ क्लासेस आर देयर, ठीक है, आप जो है सारी क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन पीडी के अपोजिट लगता है। यस सर, ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क, यस अपोजिट लगता है, एकदम सही है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक में, किसी को कोई भी ऐसी बात? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए यहाँ एप्लीकेशन में जितने लोग क्लास कर रहे हैं वो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपसे मिलना है। कोचिंग कब खुला है? फुलवारी में सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठता हूँ, वहीं पढ़ता हूँ, वहीं पर काम करता हूँ। बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वीडियो बनाते हैं। सो फुलवारी शरीफ में 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक रहता हूँ। मेरा नंबर नीचे चल रहा है 94 वाला, आप हमसे काम बात करके समय देख लीजिएगा कि सर आप हैं, आप आके मिल लीजिएगा। फुलवारी शरीफ में बैठता हूँ, फुलवारी शरीफ में वहीं रहता हूँ। ठीक है? चलिए, ठीक है। तो हाँ, तो आज इतना ही रखेंगे। एक ही टॉर्क पे हम लोग आज बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क पे बात करेंगे। छोटा-सा है कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक लास्ट है डैम्पिंग टॉर्क। मैं उसको भी थोड़ा हिंट कर दूँ। अब इधर से एक टॉर्क लगाए और उधर से एक टॉर्क लगाए। टॉर्क कैसे लगाएँगे? तो यहाँ स्प्रिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्प्रिंग। स्प्रिंग का नाम सुने हो? हाँ सर, स्प्रिंग तो सुने हैं। स्प्रिंग में तो मान लो एक स्प्रिंग ऐसे मान लो इसी को बना देते हैं स्प्रिंग। देखो ऐसे बना दिया स्प्रिंग, और यहाँ पर देखो कांटा लगा दिया। तो कांटा जब ऊपर जाएगा तो ये फैलेगा, फैलेगा तो स्प्रिंग रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो कांटा अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा। और एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है और एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज ही पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो अगला टॉपिक जो होगा वो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, जिसमें दो तरह के कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ेंगे, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में पिंडल लटका देंगे। अरे ये कहाँ होता था, हम तुमको बता रहे हैं। अगर गांव में कुआं से पानी निकालते थे तो देखता होगा बहुत ऊंचा एक इस तरह का लकड़ी लगा होता था, पीछे बहुत भारी चीज बांध दिया जाता था। याद आया? हाँ सर। या पुराने जमाने में चेक नाका होता था। चेक नाका रोड में अभी भी होता है, रोड में। ठीक है, यदि रोड में हम रोड को छेकना है हमें, तो पीछे एक ऊपर लकड़ी डाल दिया, ऊपर बांध दिया, और रस्सी से बांध के ऐसे करते थे। तो पीछे जो है बहुत बड़ा पत्थर बांध देते थे, और हम लोग इसको ऐसे खींचते थे, तो पीछे से वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, छोड़ देते थे तो, और ये स्टोर हो जाता था। तो यस, यही चीज मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटी कंट्रोल में होता है। तो वेट कीजिए, अगले क्लास के लिए इन सब चीजों को मैं अगले क्लास में डील करूंगा। यदि क्लासेस अच्छी लग रही है तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर्स को शेयर करना है। ठीक है? यदि क्लास अच्छी लगती है तो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, 10 लोगों को बताइए। और अगर एप्लीकेशन में करना है तो भी फ्री है। वहाँ पर मैंने आपको 8 रुपए की कोर्स रखी है, जिसमें कि लाइव क्लास के लिए है। उसमें ढेर सारे फ्री मटेरियल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ फाइल्स हैं, फिर ठीक है, फॉर्मूला के ढेर सारे फाइल्स हैं, जो कि आपको एक्सेस हो जाएगा। तो 8 रुपया कोई बड़ी बात है नहीं। नहीं भी है तो हमसे आप मांग लीजिए और मैं आपको एडमिशन कर दूंगा। दूसरा, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री चल रही है, आराम से क्लास कीजिए। लेकिन जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इन नंबरों पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, ऐड हो जाएंगे। जिन बच्चों को, लेकिन रेगुलर क्लास कीजिएगा तो मेरी क्लासेस मजा आएगा, नहीं कीजिएगा तो किसी का क्लासेस नहीं समझ आएगा। इसलिए ठीक है, रेगुलर क्लासेस में आइए, मजा आएगा। तो आपसे निवेदन होगा, लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी मैं क्लास एंड करूंगा, तो 2-4 कमेंट आपको जैसा लगा, जो भी आपको सुझाव देना है, अच्छा कमेंट जरूर दे दीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लासेस इतने ही रहेंगे। थैंक यू आशिक शेख जी। ठीक है, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी।